चैनल आज हम लोग देखने वाले हैं फरवरी मंथ के पूरे करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे फरवरी मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको कवर किया गया है। पीपल इन न्यूज़, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट न्यूज़ और अवार्ड्स। जी हाँ, सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल इसी से आपके फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स ईज़िली कवर हो जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आएगा। तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने नहीं बताया है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरे महीने के जो भी इम्पॉर्टेंट है वो कवर किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पीपल इन न्यूज़ के साथ। कौन सी व्यक्ति क्यों इतने फेमस रहे इस पूरे महीने में। तो सबसे पहले आते हैं अरुण कोहली। पीपल इन न्यूज़ में देखते हैं मॉर्गन स्टैनले के बारे में। मॉर्गन स्टैनले ने अभी हाल में और अरुण कोहली को नया हेड फॉर इंडिया अपॉइंट किया है। द वॉल स्ट्रीट बैंक हैज़ बीन ऑपरेटिंग इन इंडिया फॉर 29 ईयर्स। जी हाँ, मॉर्गन स्टैनले का नाम आपने सुना होगा। ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना जाता है, ये स्टॉक एक्सचेंज में जाना जाता है। मॉर्गन स्टैनले एक बहुत ही नामी कंपनी है जिसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। और इसमें इंडिया के जो न्यू हेड है वो बने हैं अरुण कोहली। तो नाम याद रखें। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। दूसरा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में नाम है वो है मैनुअला रोका बोटे। ये कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर हैं इक्वेटोरियल गिनी की। और ये पहली वीमेन है जो इस कंट्री की फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। तो मैनुअला रोका बोटी कहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी हैं? इक्वेटोरियल गिनी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि पीपल इन न्यूज़ या पर्सनालिटी से आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आ रहे हैं। मोहम्मद चापू अभी हाल में 22nd प्रेसिडेंट बांग्लादेश के सेलेक्ट हुए हैं। मोहम्मद चापू फॉर्मर जज थे और फ्रीडम फाइटर थे। तो नाम याद रखें, ये 22nd प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के। आगे बढ़ते हैं। सिप्रस के न्यू प्रेसिडेंट बनाए गए हैं निकोस क्रिस्टोड्यूलिडिस। ये फरवरी 2023 में अपॉइंट किए गए। और सिप्रस एक ऐसा यूरोपियन यूनियन कंट्री है जहाँ पे आज भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या सिस्टम है? जी हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि अमेरिका में है बहुत ही फेमस है। और यूरोपियन यूनियन का सिर्फ एक कंट्री जिसका नाम है सिप्रस, वहाँ पे अभी भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है। न्यू CEO ऑफ यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये बने हैं नील मोहन। नील मोहन जो कि एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है, उनको अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब जो कि बहुत ही फेमस मीडियम है और जिसके थ्रू मैं और आप जुड़े। महाराष्ट्र के न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए हैं रमेश व्यास। रमेश व्यास अपॉइंट किए गए हैं न्यू गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। और ये एक्चुअली में इससे पहले झारखंड के गवर्नर थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है झारखंड के गवर्नर कौन थे? तो रमेश व्यास। और इनको क्या अपॉइंट किया गया है? गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, झारखंड की बात आती है तो आपको पता ही होगा कि जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी कहाँ से है? झारखंड से। न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। एक्चुअली वो झारखंड की गवर्नर है तो वो उड़ीसा से, लेकिन वो झारखंड की गवर्नर थी। आगे बढ़ते हैं। न्यू CEO ऑफ नीति आयोग, तो वो कौन है? BVR सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है नए CEO ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के नए CEO कौन अपॉइंट हुए हैं ये तो क्वेश्चन आ सकता है। तो वो है BVR सुब्रमण्यम। अपॉइंटमेंट तो बहुत सारे होते हैं, पीपल इन न्यूज़ बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में
छाए रहते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि नीति आयोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी है। तो उसके CEO कौन बने हैं? PVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हम ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार रिपीट करना चाहूँगी, न्यू CEO ऑफ यूट्यूब कौन बने हैं? नील मोहन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और न्यू CEO ऑफ नीति आयोग VVR सुब्रमण्यम। न्यू ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल बॉडी है और इसके न्यू ऑडिटर किसे अपॉइंट किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका नाम तो आपने सुना होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये एक्चुअली कौन थे? तो ये कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो ये अपॉइंट हो चुके हैं, फॉर्मर हैं कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको CAG कहते हैं। और इन्हीं के न्यू ऑडिटर कौन बने हैं? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं और इनका ऑडिटिंग काफ़ी फेमस रहा है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और ये 4 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू 2024 से 2027, यानी कि इनका टर्म कितना होगा? 4 ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट CEO ऑफ गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर। देखिए, गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर अभी हाल में बनाया ही गया है और ये पूरे कंट्री का पहला कमर्शियल मेरीटाइम क्लस्टर है। मेरीटाइम क्लस्टर क्या होता है, ये सवाल आपके माइंड में आया होगा। तो देखिए, ये क्या है? मेरीटाइम सर्विस को अच्छा करने के लिए पूरा एक क्लस्टर तैयार किया जाता है जहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की जाती है। कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आप अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम नहीं बता सकते, और अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगा तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम के लिए। और अगर हम मेरीटाइम की बात करें तो जी हाँ, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जैसे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर गुड का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और इसी संदर्भ में गुजरात ने पूरे कंट्री का पहला गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर बनाया और इसके CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वो है मधवेंद्र सिंह। नाम याद रखें, मधवेंद्र सिंह। ठीक है, तो मधवेंद्र सिंह जो है वो अपॉइंट किए गए हैं न्यू CEO ऑफ गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं। फर्स्ट यूनेस्को लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। जी हाँ, इंडिया का कौन सा यूनिवर्सिटी को फर्स्ट यूनेस्को लिविंग हेरिटेज का टाइटल दिया गया? तो वो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर की जो ड्रीम यूनिवर्सिटी थी वो थी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए और जो भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर स्टडी सिस्टम बनाया गया था, जहाँ पे एजुकेशन आप कॉलेज के अंदर नहीं बाहर भी ग्रहण कर सकते हैं। और क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत ही पुरानी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो इसको मिला है हेरिटेज का टाइटल। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का पहला लिविंग हेरिटेज कौन सा है, क्योंकि अभी तक जो भी हेरिटेज मिलते हैं वो बिल्कुल मतलब डेड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, अभी भी यहाँ स्टूडेंट जाते हैं, तो इसे लिविंग हेरिटेज कहा गया है। और फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बनाया गया है विश्व भारती यूनिवर्सिटी को। विश्व भारती यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1921 में। तो याद रखिए, 1921 में पहला यूनिवर्सिटी बनाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि ओपन एजुकेशन की बात करता है, जो बोलता है कि पढ़ाई केवल रूम में नहीं हो सकती। अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हो तो बाहर भी निकल के पढ़ सकते हो, आप फील्ड में जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर अच्छा होगा तो काम ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो ये याद रखें कि फर्स्ट लिविंग हेरिटेज टाइटल दिया गया है विश्व भारती को। आगे बढ़ते हैं, रिमूव ब्रिटिश मोनार्क फ्रॉम बैंक नोट। ये स्टेप लिया गया है ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा।
देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो कॉमनवेल्थ नेशन में आता है और वहाँ पे ब्रिटिश मोनार्की जो डोमिनेंसी है जो अभी भी है, और क्योंकि वहाँ के जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया है कि अब से उनका जो नोट होगा, उनका जो बैंक नोट्स होंगे, रुपीस होंगे, करेंसीज होंगे, उनमें अब जो क्वीन होती हैं, क्वीन एलिजाबेथ का जो इमेज होता था वो नहीं रहेगा और वहाँ पे किसी भी ब्रिटिश मोनार्क का इमेज नहीं रहेगा। उसके बदले में वहाँ पे वहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया के जो इंडिजिनियस फीचर्स है, जो वहाँ का जो कल्चर है, उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा अब पैसे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैसा दिख रहा है और अब पैसे में कोई भी ब्रिटिश मोनार्क का इमेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा किस सरकार ने किया है, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ डिसास्टर ये अनाउंस किया गया साउथ अफ्रीका के द्वारा। क्यों अनाउंस किया गया? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है। देखिए अभी हाल में एक वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट आया जिसमें बताया गया कि साउथ अफ्रीका में सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत कम होता है। वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है और ये एक निशानी है एक अंडर डेवलपमेंट का। इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद ही डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ डिसास्टर। ठीक है, तो स्टेट ऑफ डिसास्टर ओवर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस डिक्लेयर्ड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये डिक्लेयर किया गया है इन ऑर्डर टू स्पीड अप गवर्नमेंट रिएक्शन ऑन ऑनगोइंग एनर्जी क्राइसिस। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्ड अ स्टेट ऑफ डिसास्टर। तो स्टेट ऑफ डिसास्टर डिक्लेयर किया गया साउथ अफ्रीका के द्वारा। ये याद रखें, क्यों? इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के कारण। क्या इंडिया में भी ऐसा करना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है आपके यहाँ? कमेंट करके बताएं। अर्थक्वेक इन टर्की। टर्की इज इन वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव अर्थक्वेक जोन। देखिए अभी हाल में टर्की में एक अर्थक्वेक आया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। सिर्फ लोगों का नहीं, इंसानों का नहीं, माल का नहीं, सब कुछ का नुकसान हुआ क्योंकि अर्थक्वेक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है और क्योंकि आज हम लोग बहुत डेवलप कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम लोग नेचर से सुपीरियर नहीं हैं, ये इंसिडेंट बताता है। और टर्की में आज भी खतरा है और टर्की क्या आसपास के सभी रीजन में आज भी खतरा है क्योंकि अर्थक्वेक आता है तो बहुत भारी नुकसान होता है। टर्की इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव अर्थक्वेक जोन। और टर्की में क्या हुआ और ऐसे टर्की कौन से पोजीशन पे है और वहाँ पे इतना ज़्यादा हाई रिच स्केल पे अर्थक्वेक क्यों आया, ये सवाल आपके अंदर आया होगा। तो चलिए जानते हैं इसका जवाब। देखिए अर्थक्वेक की अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक क्यों आता है, क्योंकि जो पूरा अर्थ है, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्लेट्स हैं। आपने पढ़े हैं ना, प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उनके टकराने से अर्थक्वेक आता है। अगर हम टर्की की बात करें तो टर्की का लोकेशन देखिए, यहाँ पे टर्की है और इसके पास दो सी आपको दिख रहे हैं, एक ब्लैक सी और दूसरा मेडिटेरियन सी, यानी दोनों सी के बीच में ये है। एक फ्लोटिंग प्लेट है, दोनों सी के बीच में है और टर्की एक्चुअली में एंटोलियन टेक्टोनिक प्लेट पे है। एंटोलियन टेक्टोनिक प्लेट जो है वो अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के में आता है, यानी एक साइड से आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अफ्रीका है। ठीक है, तो अफ्रीका भी कनेक्ट हो रहा है टर्की से और अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे एशिया है, तो एशिया भी कनेक्ट हो रहा है। तो टर्की दो प्लेट के बीच में है। टर्की का अगर देखा जाए पोजीशन वो क्या है, तो टर्की एक्चुअली दोनों ही प्लेट में आता है, यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट में, और इस कारण यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस अधिक है क्योंकि प्लेट्स जो है वो क्या होते हैं, टकराते हैं। ठीक है, तो आपसे सवाल आ सकता है क्योंकि टर्की में बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया है, तो क्वेश्चन आएगा आपसे कि टर्की कहाँ पे लोकेटेड है। तो टर्की जो है वो एंटोलियन प्लेट पे लोकेटेड है। एंटोलियन प्लेट एक्चुअली में यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के बीच में है। ठीक है,
और इसलिए वहाँ पे अर्थक्वेक आने की पूरी चांस थी और आया भी अर्थक्वेक। कब आया ये अर्थक्वेक? तो ये आया था 6 फरवरी को, ठीक है। उस दिन ये भयंकर अर्थक्वेक आया और काफ़ी नुकसान हुआ है। एक और बात जो बताना चाहूँगी, ये जो तुर्की है वहाँ पे एक और प्लेट है, ठीक है, वो है एक्सियन सी प्लेट, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे बहुत ही डेंजरस सिचुएशन पे है क्योंकि काफ़ी प्लेट्स हैं और वो टकराते हैं आपस में और अर्थक्वेक आने की पूरी चांस थी और आया भी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन इतना हाई है और सिचुएशन ऐसे है कि हम लोग केयर नहीं करते और जो भी रीज़न है वहाँ पे पॉपुलेशन होने के कारण नुकसान तो हो जाता है जब अर्थक्वेक आता है। आगे बढ़ते हैं। अर्थक्वेक इन तुर्की, देखिए इस अर्थक्वेक में 40,000 पीपल की डेथ हुई, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, 40,000 लोग चले गए तुर्की के अर्थक्वेक के कारण। और ये जो अर्थक्वेक का ईपी सेंटर क्या था, ठीक है, ईपी सेंटर क्या होता है वो भी जानेंगे। ईपी सेंटर जो था वो था गाज़ियान स्टेप तुर्की में एक्चुअली 2-3 जगह पे ईपी सेंटर है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। वो है गाज़ियान टेप जो ईपी सेंटर है जहाँ से अर्थक्वेक आया था, और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। ईपी सेंटर कौन सा था? तो ध्यान रखें, गाज़ियान टेप तुर्की। इंडिया ने इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया और बिल्कुल इंडिया बहुत ही पीस लविंग कंट्री है और इसलिए इंडिया पहला कंट्री था जो कि तुर्की के हेल्प के लिए आगे बढ़ा था, ठीक है। तुर्की माने ना माने, पूरा दुनिया मानता है कि पहला कंट्री था इंडिया जिसने ऑपरेशन दोस्त चलाया और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोग वहाँ के लोगों की पूरी हेल्प की, ठीक है। तो रेस्क्यू करना, लोगों को सपोर्ट करना, उनकी हेल्प करने के लिए नेशनल डिसास्टर रिलीफ टीम पहुंची तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन गैब्रियल, एक साइक्लोन जिसने पूरे न्यूजीलैंड को हिला दिया। न्यूजीलैंड के एक एरिया है ऑकलैंड, यहाँ पे मैप में आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे ऑकलैंड, और ऑकलैंड में ये साइक्लोन आया जिसका नाम है गैब्रियल। गैब्रियल साइक्लोन कहाँ आया? तो न्यूजीलैंड में आया। न्यूजीलैंड के कौन से पार्ट में आया? तो ऑकलैंड में आया, ठीक है। तो ऑकलैंड में एक भयानक साइक्लोन आया जिसका नाम है गैब्रियल। न्यूजीलैंड आप मैप में देख रहे हो, यहाँ पे है ऑकलैंड। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिक लॉ पासिंग बाय स्पेनिश गवर्नमेंट। स्पेनिश गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पास किया है और ये लॉ काफ़ी बहस में है इंडिया में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? तो देखिए, लीव दिया जाएगा, पेड लीव, मतलब कोई भी सैलरी कट नहीं होगी अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो मेंस्ट्रुअल पेन के कारण ऑफिस नहीं आता है। जी हाँ, विमेन जो भी मेंस्ट्रुअल पेन होती है उस टाइम में अगर वो ऑफिस नहीं आती हैं तो उनकी सैलरी नहीं कट की जाएगी, और ये ऐतिहासिक फैसला स्पेन गवर्नमेंट लेती है। क्या ये पहली गवर्नमेंट है? तो देखिए, ये पहली यूरोपियन कंट्री है जिसने ये स्टेप लिया है और पेन रिलीफ के लिए ये स्पेनिश गवर्नमेंट ने लिया है कि जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल से सफ़र कर रहे हैं और जो भी विमेन ऑफिस नहीं आना चाहती हैं तो वो लीव ले सकती हैं। ऐसा पहली कंट्री तो नहीं है, इससे पहले जापान, इंडोनेशिया और ज़ाम्बिया ने भी किया है, ये स्टेप लिया हुआ है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि बिहार और केरला ये 2 राज्य हैं जिसने ये स्टेप बहुत पहले ले लिया है, मेंस्ट्रुएशन लीव देना अपने वर्किंग फीमेल एम्प्लॉय को। आगे बढ़ते हैं। प्लैनेट विथ मोस्ट मून। जी हाँ, कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा मून है? सैटर्न। देखिए, कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था सैटर्न, क्योंकि सैटर्न के पास बहुत सारे मून थे, लेकिन अब फिर से बदल गया है और जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, ये सिर्फ साइज में बड़ा नहीं है, इसके पास मून भी बहुत सारे हैं। टोटल मून कितने हैं इसके पास? तो टोटल 95 मून है। और सैटर्न के पास कितने मून थे? 83।
तो अब कौन बड़ा हो गया है? जी हाँ, जुपिटर, क्योंकि जुपिटर के पास ज़्यादा मून है। टोटल कितने मून हैं जुपिटर के पास? टोटल 95 मून है। ठीक है, तो याद रखें कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा मून है? तो वो है जुपिटर। आगे बढ़ते हैं, नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। नेशनल न्यूज़ में क्या रहा पूरे महीने और क्या इम्पॉर्टेंट रहा वो देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो 2 फरवरी को आता है बजट। 1 फरवरी को ही आ गया हमारा बजट, और बजट जो था ये पहला बजट माना गया है अमृत काल में, और इसमें सप्तऋषि की बात की गई है। सप्तऋषि क्या है ये समझ लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सप्तऋषि अनाउंस बाय आवर फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो देख लेते हैं, ग्रीन ग्रोथ। जी हाँ, पहला ही पॉइंट हमारा क्या है? ग्रीन एनर्जी पे फोकस करना है। दूसरा पॉइंट क्या है? यूथ पावर। जी हाँ, यूथ बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें पावर होना चाहिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है सबका विकास। जी हाँ, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते हैं कि विकास क्या होना चाहिए? सबका होना चाहिए। रीचिंग द लास्ट माइल। बिल्कुल, जो भी लोग कि अब तक नहीं हम लोग पहुंच पाए हैं, जिन लोगों के पास, उनके पास पहुंचना है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट करनी है। अनलीजिंग द पोटेंशियल, लॉन्च ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म कैसा हो? डिजिटल हो, क्योंकि डिजिटली हम लोग उन लोगों के पास भी पहुंच सकते हैं जिनके पास हम जल्दी नहीं पहुंच सकते। जैसे अगर आपको कोई भी न्यूज़ बतानी है और मैं ये न्यूज़ अमेरिकन के लिए बता रही हूँ, तो मैं यूट्यूब के मीडियम से बता सकती हूँ, लेकिन क्या मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अमेरिका जाके ये न्यूज़ बताऊँ? तो डिजिटली कनेक्ट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और सरकार को इसके लिए पूरी पहल करनी चाहिए। किताबें पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बुक्स से अच्छा कुछ नहीं होता और किताबें हमेशा अच्छी चीज़ सिखाती है, लेकिन किताबों में भी एक कमी होती है, वो होता है उनको ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, और उनको क्योंकि वो फिजिकली अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिजिटली कनेक्ट होके कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये किताबें बोलने लगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। यही तो है ये वीडियोस। ये वीडियोस किताबें भी ही तो हैं जो बोलती हैं। आगे बढ़ते हैं, न्यू टैक्स रेट। देखिए, बजट क्या है? बजट 2023 में कुछ बहुत बड़े बदलाव किए गए, जैसे कि नए टैक्स रेट आए। 0 से 3 लाख रुपये अगर कोई कमाता है तो उनको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। 3 लाख टू 6 लाख कोई कमाता है तो उसे 5%, 6 टू 9 लाख 10%, 9 टू 12 लाख 15%, 12 टू 15 लाख 20%। बिल्कुल याद करना भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 3 के टेबल आपको याद है, 3 2 जा 6 तो 6 यानी कि 3 से 6 लाख है। ठीक है, तो वो 5% है। अब 3 3 जा 9 तो 6 टू 9 10% है। फिर 9 टू 12 15% है, यानी 3 लाख के बीच में बताया जा रहा है। 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 10, 9 से 12 15, 12 से 15 20 और 15 से 30। ठीक है, तो ये है टैक्स रेट जो कि बदलाव किया गया और नए टैक्स रेट दिए गए हैं। ऐसा नहीं है, आप ओल्ड टैक्स रिजिम पे भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप टैक्स रिटर्न भरना चाह रहे हो और आप ओल्ड टैक्स पे भरना चाह रहे हो तो भी जा सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजिम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक बाइट्स देख लेते हैं, क्योंकि बजट आया है तो बहुत कुछ बजट में हमें पता चलता है। बजट एक्चुअली हमारे पूरे कंट्री में जो भी होता है उनका एक आईना है। ठीक है, कैसा रहा हमारा पूरा साल, क्या होने वाला है अगला साल, ये सब कुछ हमें पता चलता है बजट से। और बजट को ज़रूर कवर करें, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ईज़िली अगर आप बजट कवर करना चाहते हैं और जल्दी कवर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बस दो पीपीटी में मैंने बताया है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल डेफिसिट से क्वेश्चन आएगा, इंडिया का फिजिकल डेफिसिट क्या है? तो देखिए ये है 5.9%। ठीक है, 5.9% है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? देखिए, हमारे जो इनकम होते हैं और हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर वो क्या है? देखिए, इंडिया में क्या होता है, बजट जब बनता है तो हम पहले एक्सपेंडिचर को काउंट करते हैं। हम इसमें इतना खर्च करेंगे, हम इसमें इतना खर्च करेंगे, इसमें इतना खर्च करेंगे।
हमारे पास इनकम क्या है वो हम नहीं देखते, ठीक है, सभी ऐसा करते हैं। जो भी नेशनल लेवल पे होता है बजटिंग वो ऐसे ही होता है, पहले हम एक्सपेंडिचर काउंट कर लेते हैं और फिर हम इनकम पे आते हैं। तो डिफरेंस हो सकता है ना, आप हो सकता है कि महीने में आप ज़्यादा खर्च कर दें, तो जैसे मान लीजिए 500 रुपये खर्च कर रहे हैं और आप कमाते हैं 400 रुपये, ठीक है, तो 100 रुपये आपको कहीं से लेना पड़ा होगा किसी से कर्ज। तो ये जो 100 रुपीज़ है ना, इसी को फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, यानी कि कमी, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर माइनस करने पे जो आपका रह जाता है, जैसे कि मेरा इनकम 400 रुपया, मैंने खर्च 500 रुपया कर दिया, तो 100 रुपया क्या हो गया, -100 हो गया। तो ये जो 100 है वही तो है फिजिकल डेफिसिट। तो इंडिया का फिजिकल डेफिसिट क्या है, तो वो है 5.9%। नेट बोरोइंग टू फिनांस, यानी कि हमने बोरोइंग कितना किया, हमने कर्ज कितना लिया, तो 11.8 करोड़, ठीक है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट है हमारी, तो जो एक्सपेंडिचर अधिक हो रही है ना इनकम से, तो हमें कर्ज तो लेना पड़ेगा, तो वो 11.8 करोड़ है। ₹2.40 लाख करोड़ प्रोवाइडेड फॉर द रेलवे। तो क्वेश्चन आएगा रेलवे बजट क्या है, रेलवे को कितना दिया गया, तो वो दिया गया है 2.40 लाख करोड़, यानी 2.40 लाख करोड़ रेलवे पे खर्च किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, रेलवे की बजटिंग क्या है, रेलवे पे कितना आउटले दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 2.40 लाख करोड़। एक इम्पॉर्टेंट जो इस बजट में बताया गया वो था कि एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर और एरोड्रोन बनाए जाएंगे। कितने, तो 50 एडिशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, ठीक है। 3 स्पेशलाइज AI सेंटर्स बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि AI सेंटर्स बनाए जा रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। कितने, तो 3, जो कि स्पेशलाइज्ड होंगे। स्पेशलाइज AI सेंटर्स कितने बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 3, ठीक है। तो इस तरह के कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि याद हो जाएगा आपको। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के नहीं भी हैं तो बजट में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाएं, और एक बार नहीं, उसको 2-3 बार पढ़ें, तभी तो एग्ज़ाम के आंसर्स बनेंगे, क्योंकि ये फैक्ट होते हैं। और फैक्ट तो याद नहीं हो जाएगा ना, एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, कम से कम उसे 3 से 4 बार तो रिवीजन करना पड़ेगा। तो कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं बजट, उसको 10 पॉइंट बनाए, 10 से 15 पॉइंट अपना नोट डाउन करें और बार बार उसको पढ़ें, तो बजट ईजिली रिवाइज करते रहें। जैसे फिजिकल डेफिसिट क्या है इंडिया का, नेट बोरोइंग टू फिनांस क्या है, कितने पैसे एलोकेट किए गए हैं रेलवे में, AI सेंटर्स कितने बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बजट में अनाउंस किया गया कि इंडिया का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च बनाया जा रहा है हैदराबाद में, ठीक है। तो कहाँ बनाया जा रहा है, हैदराबाद में बनाया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल एक्सीलरेटर फंड, ये काफ़ी न्यूज़ में था, ये बजट का ही पॉइंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल एक्सीलरेटर फंड बनाया जा रहा है जिसके द्वारा स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा। जी हाँ, स्टार्टअप जो कि रूरल एरियाज़ में है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर तो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में है, और वहाँ के जो यंग स्टार्टर हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा कि आप एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के द्वारा अपने एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आगे बढ़ें। देखिए, बारिश हो रही है मार्च के महीने में, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है हमारे जो क्रॉप कल्टीवेशन है, क्योंकि अभी हार्वेस्ट का टाइम था, ठीक है। मार्च का महीना हार्वेस्ट का माना जाता है जनरली, मार्च और अप्रैल, जब हम वीट की कटाई करते हैं, और उसमें ये बारिश बहुत ही नुकसान है। तो ऐसे समय के लिए ही एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाया गया है, जो कि एग्रीकल्चर में जो भी नुकसान हो उनको भी सपोर्ट करें। ऐसे तो इंश्योरेंस भी है हमारा, एक स्कीम भी है, इंश्योरेंस किया जा सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, उनको जो गवर्नमेंट है वो पैसे देंगी। और इसी संदर्भ में ये फंड भी बनाया गया है जिसका नाम है एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, जिसके द्वारा जो स्टार्टअप हैं उनको पैसा दिया जाएगा ताकि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लद्दाख पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना है। देखिए, हेरिटेज साइट क्या होता है, हेरिटेज मतलब होता है क्या, बताएं हेरिटेज का क्या मतलब होता है। हेरिटेज सभ्यता कहलाती है, मतलब हमारी हेरिटेज है,
ठीक है। तो हमारी ये सभ्यता है, हमारा ये मतलब हमारी ओरिजिन को पॉइंट करता है। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है लद्दाख। लद्दाख में एक सेंटर है जिसका नाम है यया तसो लेक। ठीक है, ये लेक बहुत प्योर लेक है, बहुत ही साफ़ है, क्लीन वाटर है यहाँ का। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जो बर्ड होती है, माइग्रेटरी बर्ड, वो यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे स्टे करती हैं। तो इनके लिए ये बायोडाइवर्सिटी प्लेस है, इनकी इकोसिस्टम है, तो इनको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। और इसी संदर्भ में ये टाइटल दिया गया, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाया गया लद्दाख के यया तोशो को। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा यया तोशो क्या है, एक लेक है जो कि लद्दाख में है और इसे दिया गया है पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, बताया गया है इसको, ये याद रखें। और ये आई थिंक यूनेस्को द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन बना है, तो लद्दाख का यया तसो। पीएम विकास स्कीम, ये स्कीम काफ़ी न्यूज़ में था और बजट में तो इस स्कीम की बहुत तारीफ की गई। प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना बताया गया इसका नाम, और इसे पीएम विकास भी कहा जाता है। और इस योजना के अंतर्गत जो भी आर्टिशंस हैं, क्राफ्टमैन हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इस योजना का उद्घाटन किया गया, आरंभ किया गया। ये स्कीम क्या है, ये क्या करेगी, तो देखिए ये क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि इंडियन हेरिटेज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो है वो डेकोरेशन के लिए भी इंडियन हेरिटेज आइटम्स को पसंद करते हैं। तो अगर वो कोई चीज़ खरीदते हैं और वो ख़राब निकलता है, मतलब कुछ डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो क्या होगा, उसको वो नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे में इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है और क्वालिटी प्रॉपर चेकिंग हो, इसीलिए पीएम विकास स्कीम लाया गया है। और इस स्कीम के अंतर्गत प्रमोट किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा और सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो अच्छे प्रोडक्ट बना पाए क्राफ्ट्समैन, और मार्केट में इनका एक कोऑर्डिनेशन की जाएगी। क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं पहुंच पाएगा तो क्या वो वर्ल्ड मार्केट में जा पाएगा, नहीं। तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिथियम मिला है जम्मू एंड कश्मीर में। ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लिथियम हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिथियम क्या होता है ये जान लेते हैं, और लिथियम का इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि लिथियम जो होता है वो बैटरी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और बैटरी बेस्ड तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे और आपके अभी आसपास में होंगे भी। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो होते हैं वो बैटरी पे रन करते हैं, और इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने पे काम कर रहा है। तो ऐसे में हमें बैटरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और इंडिया में अभी तक लिथियम का कोई ख़ास भंडार तो मिला नहीं था, और जम्मू एंड कश्मीर में ये भंडार मिला है तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कितने मिले हैं, क्या मिले हैं, देखते हैं। तो देखिए, लिथियम एक इसेंशियल एलिमेंट होता है बैटरी के लिए। इंडिया में ये बहुत ही कम था और हमें एक्चुअली में इंपोर्ट करना पड़ रहा था चाइना, हांगकांग से। ठीक है, अगर हम लिथियम की बात करें तो अभी हाल में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने अभी बताया कि 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है सलाई हेमाना एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में कितने मिले हैं? 5.9 मिलियन टन। क्या मिले हैं? लिथियम मिले हैं। लिथियम का यूज़ क्या होता है? लिथियम आयन बैटरीज बनाने में यूज़ होता है, जिससे हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल पे काम कर सकते हैं, और इंडिया वही कर रहा है। लिथियम के बारे में थोड़ा जानते हैं। लिथियम क्या है? देखिए, लिथियम थर्ड एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप लिथियम का नाम पढ़ोगे, हाइड्रोजन, हीलियम के बाद लिथियम ही आता है। लिथियम को लाइटेस्ट एंड द लीस्ट डेंस मेटल बताया गया है। तो सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन है? लिथियम है। किस कलर का होता है? ग्रे, साइनी, नॉन फेरस अल्कली
मेटल, ठीक है। तो अल्कलाइन मेटल है ये, और ये ग्रे शाइनी होता है, और इसे एक कॉमन नाम क्या है इसका, इसका कॉमन नाम है वाइट गोल्ड। क्या नाम है, वाइट गोल्ड। क्या ये रिएक्टिव है, तो ये हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन है इसमें, ठीक है, हाईली रिएक्टिव है। तो ध्यान रखें, लिथियम एक वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, और ये भंडार मिला है जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लिथियम की बात कर लेते हैं तो जान लेते हैं कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो एक वर्ड बहुत फेमस है अभी हाल में, लिथियम ट्रायंगल। ये क्या है, तो देखिए लिथियम की जो प्रोडक्शन है ना, वो अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चील, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 70% ऑफ ग्लोबल लिथियम एक्सपोर्ट यहीं से किया जाता है, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चील, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए इधर इंडिया में, इंडिया के पास यानी एशिया में, तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा लिथियम है। 80% ऑफ रेयर एलिमेंट जो है वो कहाँ है, चाइना में। चाइना एंड जापान आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम आयन बैटरी। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन करंट अफेयर से आता ही है एग्ज़ाम में। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, और वो क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में आते हैं। मतलब आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए करंट अफेयर्स का। ऐसा नहीं है सिर्फ हम ये जान लें कि लिथियम जम्मू एंड कश्मीर में मिला, नहीं, लिथियम और कहाँ मिलता है, लिथियम का क्या यूज़ है, लिथियम का पीरियोडिक टेबल में कौन सा नंबर है, ये कैसा मेटल है, सभी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देख लेते हैं। देखिए चाइना और जापान में सबसे ज़्यादा लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं, और लिथियम आयन बैटरी हम लोग वहीं से इंपोर्ट करते हैं और हम यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में और लैपटॉप में, हर जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, लिथियम का प्रोडक्शन कहाँ है, सबसे ज़्यादा मिलता कहाँ है ये मिनरल, तो ये है अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चील में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट जीपीटी, चैट जीपीटी। देखिए चैट जीपीटी तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, और इनफैक्ट ऐसा रहा कि गूगल ने भी बनाया, जो कि मैं पिछले महीने यानी जनवरी में कवर कर चुकी हूँ। क्या नाम है उसका, गूगल बार्ड, ठीक है, ये बनाया। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है चैट जीपीटी। ये एक्चुअली बनाया गया था ओपन एआई के द्वारा, और इंडिया ने भी अपना चैट जीपीटी बना दिया, ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट चैट जीपीटी। इसका क्या यूज़ है, ठीक है, इंडिया का चैट जीपीटी का, तो वो देखेंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है लेक्सी। लेक्सी नाम याद रखिएगा, लेक्सी नाम है इंडिया का पहला चैट जीपीटी का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चैट जीपीटी। तो देखिए इंडिया नाउ हैज़ इट्स फर्स्ट एआई चैट बोट पावर्ड बाय चैट जीपीटी, यानी चैट जीपीटी जो है वो इंडिया ने भी बना लिया है। इसका नाम लेक्सी है, और ये बनाया गया है एक फिनटेक कंपनी यानी फिनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी वेलोसिटी के द्वारा, ठीक है। क्या नाम है, वेलोसिटी। वेलोसिटी ने लेक्सी बनाया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कौन बनाया, तो वेलोसिटी ने बनाया है। चैट बोट टू असिस्ट ई कॉमर्स ऑनर बाय प्रेजेंटिंग देम विद बिजनेस इंफॉर्मेशन इन सिंप्लीफाइड मैनर, ठीक है। तो क्या करेगा ये चैट जीपीटी, लेक्सी करेगा क्या, तो लेक्सी जो है वो एक्चुअली ई कॉमर्स ऑनर को हेल्प करेगा, ठीक है, ई कॉमर्स ऑनर को क्या करेगा, हेल्प करेगा, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फुल लेंथ ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में फुल लेंथ ऑफ जज यानी कि पहली बार इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का जो टोटल स्ट्रेंथ क्या है, 34। और क्या सुप्रीम कोर्ट में 34 जज बैठे हुए हैं, तो जी हाँ, पहली बार ये हुआ है, फुल स्ट्रेंथ हो गए हैं जज के सुप्रीम कोर्ट में, विद द अपॉइंटमेंट ऑफ पंकज मित्तल जज, जज संजय करोल, जज पीबी संजय कुमार, जज असादुद्दीन अमानुल्ला, जज मनोज मिश्रा, चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, चीफ जस्टिस अरविंद कुमार, और इन सबके अपॉइंटमेंट के बाद फुल स्ट्रेंथ हो गया है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। टोटल क्या स्ट्रेंथ होते हैं ये तो पता होना चाहिए आपको, 34। आगे बढ़ते हैं।
अवार्ड देख लेते हैं। देखिए अवार्ड अभी हाल में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो कि इंडिया और यूके की फ्रेंडशिप के कारण मिला है। मतलब इंडिया और यूके अचीवर्स ऑनर्स अवार्ड दिया गया है। किन को दिया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अपना पूरा जीवन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के लिए, ठीक है, तो इसलिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अवार्ड एंड ऑनर में देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है, FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड। FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है। और ये अवार्ड दिया गया है VK पांडियन को, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, VK पांडियन जो है वो कौन है? तो देखिए उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उनके ये सेक्रेटरी हैं, इनके हेल्पर हैं। तो ये VK पांडियन, इनको दिया गया है ये हॉकी वर्ल्ड कप को बेटर वे में प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि उड़ीसा में हुआ है ना हॉकी वर्ल्ड कप, तो उसको पूरा मैनेज करने के लिए, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिया गया है उड़ीसा के VK पांडियन को। ये याद रखें। VK पांडियन कौन थे? सेक्रेटरी थे किसके? तो चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, ठीक है। VK पांडियन वॉज द सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। ग्रैमी अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ये म्यूज़िक के लिए दिया जाता है और ये दिया गया रिकी केस को। रिकी केस एक म्यूजिशियन है जिन्होंने 3rd ग्रैमी अवार्ड जीता है अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए। डिवाइन टाइड्स एक एल्बम है जो कि बनाया गया है किसके द्वारा? रिकी केस और स्टेवर्ट कोपलैंड के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे है स्टेवर्ट कोपलैंड और ये है रिकी केस, और ये दोनों को ही ये मिला है ग्रैमी अवार्ड, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। रिकी वॉज दी ओनली द 4th इंडियन एंड द यंगेस्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू हैज़ ओन अ ग्रैमी अवार्ड। तो ये 4th है इंडियन जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अमेरिकन म्यूज़िक एंड कंपोजर स्टेवर्ट कोपलैंड जो है उनको तो 5 टाइम दे चुका गया है ग्रैमी अवार्ड। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बड़े म्यूजिशियन हैं और इनका एक ब्रांड कंपनी है, ठीक है। और उसी कंपनी में एक एल्बम रिलीज़ की गई जिसका नाम है डिवाइन टाइड, और डिवाइन टाइड के म्यूजिशियन रिकी केस को दिया गया है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखें, ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया है? रिकी केस को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ग्रैमी अवार्ड 2023 एक्चुअली ये रिप्रेजेंट किया गया, कहाँ प्रेजेंटेशन हुई थी इसकी? तो लॉस एंजल्स 5 फरवरी को किया गया। इसमें टोटल 9 नॉमिनेशन थी, ठीक है। और बियोंस जो है वो 1st प्लेस पाया है गया है। ग्रैमी अवार्ड डिफरेंट म्यूज़िक में मिलती है। इंडियन किसको मिला गया है? तो वो है रिकी केस। लेकिन 1st प्लेस पे किसको मिला है? तो वो है बियोंस, ठीक है, जो कि एक एल्बम है और ये बनाया गया था केंड्रिक लैमर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का न्यूज़। बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। देखिए बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया डॉक्टर पेगी मोहन को। ये मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड है जो कि पूरे साल में एक बार दिया जाता है, और ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर पेगी मोहन को, ठीक है। किस किताब के लिए दिया गया? वंडरर किंग्स एंड मर्चेंट, ठीक है। बुक का नाम याद रखें, वंडरर्स किंग एंड मर्चेंट। और इस अवार्ड के अंतर्गत उनको 2 लाख रुपीस कैश प्राइज भी दिया गया। ह्यूरोन इंडिया अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO मनापुरम फिनांस लिमिटेड को। VP नंद कुमार हैज़ begged द ह्यूरोन इंडियाज अवार्ड फॉर हिज रिमार्केबल अचीवमेंट इन दी वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने के लिए मनापुरम फिनांस लिमिटेड को दिया गया ह्यूरोन इंडिया अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को पीस प्राइज़ ये दिया गया एंजेला मार्कल को, ठीक है। एंजेला मार्कल को दिया गया यूनेस्को पीस प्राइज़ फॉर हर असिस्टेंस टू रिफ्यूजीज इन जर्मनी, ठीक है। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने बहुत सपोर्ट किया रिफ्यूज़ी को
जर्मनी में जनरली रिफ्यूजी को एक कंट्री दूसरे कंट्री में आने नहीं देते, ठीक है, लेकिन एंजेला मार्केल ने चेंज किया और जर्मनी को एक सेंटर बनाया रिफ्यूजी के लिए और काफ़ी सपोर्ट किया, और इसी संदर्भ में यूनेस्को पीस प्राइज़ दिया गया एंजेला मार्केल को। आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड बेस्ट फिल्म दिया गया कश्मीर फाइल को। फिल्म ऑफ द ईयर कौन बना? अगेन RRR काफ़ी फेमस रहा। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, ये ब्रह्मास्त्र के लिए नहीं है, ये है गंगूबाई के लिए, ठीक है। तो ये याद रखें। बेस्ट फिल्म कौन सा था? कश्मीर फाइल्स। और फिल्म ऑफ द ईयर कौन सा रहा? वो है RRR। दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 बैफ्टा अवार्ड, ठीक है, बैफ्टा यानी ब्रिटिश फिल्म एकेडमी अवार्ड, ठीक है, ब्रिटिश फिल्म एकेडमी अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। और इसमें बेस्ट फिल्म कौन सी रही? तो वो है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है, मूवी का नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। लीडिंग एक्ट्रेस कैट ब्लैंचेट, लीडिंग एक्टर ऑस्टिन बटलर, बेस्ट डायरेक्टर एडवर्ड बर्गर, ठीक है, तो इनका नाम याद रखें। नेशनल ज्योग्राफिक ऑफ द ईयर, देखिए ये पिक्चर कितना ब्यूटीफुल है, और ये लिया गया है एक इंडो अमेरिकन जिनको मिला है नेशनल ज्योग्राफिक ऑफ द ईयर अवार्ड। ये पिक्चर है कैलिफोर्निया का। लॉकडाउन के टाइम में ये जो फोटोग्राफर थे कार्तिक सुब्रमण्यन, वो लॉकडाउन में क्या था, सब लोग रूम में बंद थे, तो उन्होंने अपना कुछ टाइम निकाला और आसपास में जो फ़ोटो थे उनको क्लिक किया। तो उन्होंने देखा ये ब्यूटीफुल फ़ोटो जहाँ पे ये जो बर्ड है वो इस ब्रांच पे मतलब स्टे करना चाह रहे हैं, और वो पूरा ब्रांच से जो है वो बर्ड से फिल्ड है, ठीक है। तो ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर है जिनको क्लिक किया गया किसके द्वारा? कार्तिक सुब्रमण्यन के द्वारा, और इनको मिला है नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मदर लैंग्वेज अवार्ड, ये दिया गया किसे? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। किस लिए दिया गया? क्योंकि इन्होंने जो इंडिजीनियस लैंग्वेज है उड़ीसा का, उसको बचाने में काफ़ी काम किया, और इसी संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अवार्ड दिया किसे? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। ये एक एजुकेटर और सोशल वर्कर हैं। रैंक और रिपोर्ट्स देख लेते हैं, क्या रहा रैंक और क्या रहा रिपोर्ट्स। तो देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट, एशिया इज़ टू यूज़ हाफ ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट यूज़ बाय 2025। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया जिसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ पता चला, जैसे कि एशिया जो है वो वर्ल्ड का एक ऐसा मोस्ट कंज्यूमर्स बन जाएगा, एशियन कंट्रीज़, इलेक्ट्रिसिटी का बाय 2025, क्योंकि 50% वर्ल्ड का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला जो रीज़न होगा वो कौन होगा? वो एशिया हो जाएगा 2025 तक। उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन कंज्यूम करेगा? ठीक है, 50% में भी तो कौन? तो वो है चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। और अफ्रीका, जैसा कि वहाँ पे डिसास्टर अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, स्टेट ऑफ डिसास्टर, तो वहाँ केवल 3% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किए जाएंगे। तो ये कंडीशन वहाँ बना रहेगा, डिसास्टर कंडीशन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला न्यूज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। देखिए कौन है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी? तो आपको याद आता है दिल्ली। दिल्ली नहीं है। देखिए, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है मुंबई। जी हाँ, IQ एयर इंडेक्स के द्वारा स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स एक रिपोर्ट आई, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स, जिसमें बताया गया कि इंडिया के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली नहीं मुंबई होगी। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटर के द्वारा। UNEP एंड ग्रीन पीस ये रिपोर्ट निकालते हैं, उन्हीं रिपोर्ट की बेसिस पे ये रिपोर्ट निकाला गया। और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी कौन है? तो वो है लाहौर, फिर मुंबई, फिर काबुल। ठीक है, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला न्यूज़। इंटरनेशनल IP इंडेक्स।
इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा निकाला जाता है। अगर इसमें बात किया जाए इंडिया की रैंकिंग, तो इंडिया की रैंकिंग 42 आई है। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, जिससे पता चलता है पेटेंट का और प्रॉपर्टी राइट का। देखिए इसमें सबसे आगे है वो है अमेरिका। अमेरिका अभी भी इनोवेशन में बहुत आगे है, वहाँ के लोग बहुत क्रिएटिव हैं और इनोवेशन काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे पेटेंट भी तुरंत फाइल किया जाता है और तुरंत मिलता भी है। तो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में नंबर 1 है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड है यूके और थर्ड है फ्रांस। इंडिया की रैंकिंग आ सकती है एग्ज़ाम में, तो वो है 42 आउट ऑफ 55। रैंक एंड रिपोर्ट को आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कॉपी में एक खुद का एक रैंक एंड रिपोर्ट लिखकर पूरा नोट डाउन करें। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंकिंग आती है, जैसे मान लीजिए पूरे साल का, उसको नोट डाउन करें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में बस वो रिपोर्ट आप रिवाइज़ करते रहें 2-3 बार और एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग क्या है 42। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे आगे कौन रहा, वो रहा है फिनलैंड। अच्छा, फिनलैंड ने अभी हाल में नाटो ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। नेशनल नाटो ग्रुप आप समझ रहे हो ना, काफ़ी न्यूज़ में था नाटो, हाँ, रशिया और यूक्रेन वार में। ठीक है, तो इसको किसने ज्वाइन कर लिया है, फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया है लास्टली, और तुर्की ने इसके फेवर में वोट डाला और फिनलैंड ने इसे ज्वाइन कर लिया। अभी तो खैर हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देख रहे हैं, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 है फिनलैंड, उसके बाद डेनमार्क, फिर स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये रिपोर्ट निकाली गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, वो याद रखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट न्यूज़ देख लेते हैं, क्या है स्पोर्ट न्यूज़। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया लेह में। इसके जो विनर थे वो थे इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया लेह में। आगे बढ़ते हैं, 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है मध्य प्रदेश में, और मोस्ट मेडल मिल रहा है महाराष्ट्र को। उसके बाद हरियाणा आता है। आपसे क्वेश्चन आएगा 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हो रहा है, तो आपको बोलना होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा किससे मिला है मेडल, तो वो मिला है महाराष्ट्र को। आगे बढ़ते हैं, ISSF वर्ल्ड कप ये कहाँ हुआ, ये हुआ साइगो इजिप्ट में, और इसमें वर्ल्ड मेडल है, तो देख लेते हैं। देखिए, इसमें टिडलो टमासेन ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में, और वही दूसरी इंडियन रुद्राक्ष माल साहेब पाटली ने मेंस कैटेगरी में जीता है ISSF वर्ल्ड कप। ठीक है, ये क्या है, शूटिंग वर्ल्ड कप है, जो कि इजिप्ट में हो रहा था, और इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। आगे बढ़ते हैं, ये है फरवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट न्यूज़। फार्मूला ई रेस। देखिए, फार्मूला रेस तो आपने सुना होगा, फार्मूला ई रेस अलग होता है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल रेस होता है, और पहली बार इंडिया में ये ऑर्गेनाइज किया गया। पहला फार्मूला ई रेस ये हैदराबाद में हुआ, और इस ई रेस में जो विनर थे वो थे कौन सी कंपनी, तो देखिए जीन इरिक वर्जिन ने जीता है ई प्रिक्स। ठीक है, ई प्रिक्स किसने जीता है, जीन इरिक वर्जिन ने। आगे बढ़ते हैं, कतार ओपन वर्ल्ड कप टेनिस। देखिए, डैनियल मेडवेडेव, ठीक है, इनका नाम थोड़ा अलग है, देख लेते हैं, डैनियल मेडवेडेव। ठीक है, इन्होंने जीता है कतार ओपन। ठीक है, तो याद रखें, इन्होंने जीता है वर्ल्ड कप टेनिस कतार ओपन। तो आपसे पूछा जाएगा कतार ओपन टेनिस गेम है, तो हाँ है, और कहाँ, तो देखिए ये कतार में हुआ था, और इसको जीता है डैनियल मेडवेडेव ने।
अर्जेंटीना ओपन टाइटल भी काफ़ी न्यूज़ में रहा फरवरी महीने में, और इसे जीता गया है स्पेनिश प्लेयर कार्लोस अल्कारेज के द्वारा। कार्लोस अल्कारेज ने जीता है फर्स्ट टाइटल, ठीक है, अर्जेंटीना ओपन टाइटल, टेनिस टाइटल। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें, और जल्द से जल्द मार्च मंथ के भी करंट अफेयर्स आएंगे।